चलिए ठीक है। अब एक सवाल है, उस सवाल पर जो है बहुत सारा बात उसमें उसमें आपको समझ में आने वाला है, बहुत सारी बात उससे निकलेगी। और वो सवाल ये है कि कोई भी तत्व जो है, कोई भी तत्व, कोई भी, सवाल है कोई भी तत्व क्रियाशील क्यों होते हैं? क्रियाशील क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ठीक है, ये एक सवाल है और इस सवाल के जवाब में बहुत सारा बात है। फिलहाल तो इसका हम जवाब लिख देते हैं, छोटा सा जवाब, ठीक है, कि कोई तत्व क्रियाशील क्यों होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। कोई भी तत्व जो है वह क्रियाशील क्यों होता है? ठीक है, कोई भी तत्व क्रियाशील क्यों होता है? ठीक है, कोई भी तत्व जो है वह क्रियाशील क्यों होता है? तो इसका आंसर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सभी तत्व जो है, सभी तत्व उत्कृष्ट गैसों की भांति, उत्कृष्ट गैसों की भांति उत्कृष्ट गैसों की भांति स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है। सभी तत्व उत्कृष्ट गैसों की भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, इसी वजह से वे क्रियाशील होती हैं। वे इसी कारण से वे क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील होती हैं। अब देखिए, ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके एक्सप्लेन से बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियों का रिवीजन भी हो जाएगा अगर 9 क्लास में आप लोग पढ़े थे तो। ठीक है, सबसे पहली बात, आप जो तत्व जानते हैं, ठीक है, जो तत्व जानते हैं आप, सबसे पहले आप हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम जानते हैं, हीलियम के बाद बेरिलियम जानते हैं, बोरॉन जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, यहाँ पे लिथियम जानते हैं, तब बेरिलियम, तब बोरॉन, तब कार्बन जानते हैं, नाइट्रोजन जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आप सिलिकॉन जानते हैं, ठीक है, फास्फोरस जानते हैं, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन के बाद आर्गन जानते हैं, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम। ये जो है आपका मानिए, ये बहुत सारा तत्व है जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं और इसकी परमाणु संख्या भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या भी आप लोग जानते होंगे। और ये सभी तत्व का में जो है ना, जैसे मान लीजिए ये है आपका सोडियम, मान लीजिए ये है आपका सोडियम। ठीक है, ये क्रियाशील क्यों होता है? ठीक है, एक है आपका ऑर्गन, ये क्रियाशील होता ही नहीं है, इसका 18 होता है, इसका 11 होता है, ये क्रियाशील होता ही नहीं है। ठीक है, ये क्रियाशील होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्रियाशील नहीं होता है, ये क्रियाशील होता है। ये क्यों क्रियाशील नहीं होता है, ये क्यों क्रियाशील होता है, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो होता
ये है कि जैसे आप सोडियम देख रहे हैं, तो सोडियम का अगर परमाणु संख्या मानिए 11 है, तो इसका मतलब इसमें 11 ठो इलेक्ट्रॉन होगा, 11 ठो इलेक्ट्रॉन होगा, 11 ठो प्रोटॉन होगा। ठीक है, 11 ठो इलेक्ट्रॉन होगा, 11 ठो प्रोटॉन होगा। ठीक है, और यह 11 ठो इलेक्ट्रॉन जो है इस सोडियम के चारों ओर कक्षा में घूमते चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चाहे जो भी तत्व है उस तत्व में जितना उसका परमाणु संख्या है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, और उतना इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षा में क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो एक महोदय थे, उनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था उनका? न्यूलैंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जिनके बाह्यतम कक्षा में है उनकी कक्षा पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, और 8 से कम यदि किसी के कक्षा में है तो उनकी कक्षा अधूरी मानी जाएगी, उनकी कक्षा अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से सोडियम का देखते हैं, तो सोडियम का होता है 11। कितना होता है? 11। तो कक्षाओं के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कक्षाओं के बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, 6 कक्षाएं अभी तक जो है वह मिल चुकी है। ठीक है, के एल एम एन ओ पी। ठीक है ना, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 32 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में 50 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले में 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगी, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका पहला कक्षा में चल जाएगा 2, बचा उधर कितना? 9। उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे कक्षा में, तीसरे कक्षा में 18 जा सकता है, लेकिन इसके पास अब 1 ही बचा है, तो 1 जाएगा। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना, उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूलैंड्स महोदय का क्या कहना था कि बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए? 8। तो प्रत्येक परमाणु जो है वह अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने में लगा रहता है, इसीलिए वह क्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए वह क्रियाशील होता है। तो जब इसको, सोडियम को, ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाता है, ठीक है, जिसको कि 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरी है, मतलब ऐसा तत्व उसको मिल जाता है जिसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास तो 1 ही ज्यादा है ना, जिसको कि 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरी है। ठीक है, तो वह क्या करता है, उससे जाकर के संयोग कर लेता है। क्या कर लेता है? उससे जाकर के संयोग कर लेता है, जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का होता है 17, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे में, 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा तीसरे में। इसके बाह्यतम कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। अगर यह 1 किसी से ले लेगा तो 8 हो जाएगा, और यह 1 किसी को दे देगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो चूंकि सोडियम को किसी को देना है इसलिए यह क्रियाशील है, और क्लोरीन को किसी न किसी से लेकर के अपना कक्षा पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है, इसलिए यह क्रियाशील है। कहने का मतलब क्रियाशीलता का 2 ही कारण है। ठीक है, या तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, या तो वह किसी इलेक्ट्रॉन किसी को देने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इच्छा रखता है। ठीक है, और जब वह इलेक्ट्रॉन किसी से ले या दे लेता है तब वह उसका अष्टक पूरा हो जाता है, और जब वह उसका अष्टक पूरा हो जाता है तब वह स्थिर हो जाता है, वह स्टेबल हो जाता है, वह स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो क्रियाशील होने का यही कारण है।
तो हम बता रहे थे कि क्रियाशील कोई क्यों होता है, कोई भी तत्व क्रियाशील क्यों होता है। ठीक है, तो अर्थात यहां पर हम लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक प्रत्येक तत्व या परमाणु भी कह सकते हैं, प्रत्येक, यहां क्या लिखा हुआ है, तत्व ना, यहां जब तत्व लिखा हुआ है तो तत्व ही लिखिए, परमाणु छोड़ दीजिए। ठीक है, तत्व ही लिखिए, परमाणु भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रासायनिक दृष्टिकोण से क्रियाशील होते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रासायनिक दृष्टिकोण से क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी कहते हैं। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया जाता है, इसी आधार पर। ठीक है, इसी आधार पर रासायनिक बंधन भी होता है। रासायनिक बंधन को भी पढ़ने में यह चीज समझ में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब है एक सवाल, आयन का निर्माण कैसे होता है। एक सवाल है, आयन का निर्माण कैसे होता है। लिखिए यहां, आयन का निर्माण कैसे होता है। आयन का निर्माण कैसे होता है, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, त्याग करता है, लिखिए इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है, तो आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दो ऋणायन। धनायन ऋणायन, ठीक है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन बन जाता है। धनायन बन जाता है। यहां लिखिए, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बन जाता है। ऋणायन बन जाता है। जैसे कि सोडियम, 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 मान लीजिए इसका कितना होता है, 11 होता है। ये आपका सोडियम जो है ना तत्व हुआ। ये जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन या किसी को मानिए दे देगा, या यहां पर लिखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये आपका Na+ हो गया। ये हो गया धनायन, सोडियम आयन, ठीक है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, ऐसा ये आपका ऋणायन हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, आयन जब कोई हो जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी है, ठीक। तो आप लिखिए कि धनायन की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन बनाइए, धनायन की क्या क्या विशेषताएं हैं। धनायन की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं। धनायन की क्या क्या विशेषताएं हैं, लिखिए धनायन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात कि धनायन में अपने मूल परमाणु से, अपने मूल परमाणु से कम
इलेक्ट्रॉन होता है। धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात, धनायन पर धन आवेश होता है। अच्छा, कम इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि वह किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। धनायन तभी बनेगा जब वह किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तभी धनायन बनेगा, और जब देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो धनायन में जो है ना, मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। धनायन पर धन आवेश रहता है। ये आपको हम अभी करके भी दिखाए थे। धनायन पर आपको धन आवेश देखने को मिलेगा। ठीक है, धनायन हो जाने पर भी, धनायन हो जाने पर भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। नंबर 4, धनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, विन्यास अपने निकटतम उत्कृष्ट गैसों के समान होता है। धनायन में परमाणु घट जाता, इलेक्ट्रॉन घट जाता है ना, इसी वजह से धनायन का आकार मूल परमाणु से छोटा होता। 6 धनायन बनने की प्रवृत्ति, धनायन बनने की प्रवृत्ति धातुओं में होती है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। इसी तरह से ऋणायन की विशेषता भी लिखेंगे। ऋणायन की विशेषता भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। हो गया ना। अगला सवाल लिखेंगे, ऋणायन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ऋणायन की क्या क्या विशेषताएं है। सबसे पहले तो लिख लीजिए, ऋणायन की
निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, वही बात उसमें क्या लिखे थे कि धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लिखे ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। ऋणायन में अपने मूल परमाणुओं से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 2, ऋणायन में अपने मूल परमाणुओं से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 2, उसमें क्या लिखे थे, धनायन पर धनावेश होता है, इसमें लिखिए ऋणायन पर ऋण आवेश होता है। उसमें क्या लिखे थे कि परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, हालांकि इसमें भी वही लिखना होगा। ठीक है, धनायन बने कि ऋणायन बने इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब भी आयन बनेगा परमाणु अपरिवर्तित रहेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा। ऋणायन हो जाने पर भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगा। परमाणु संख्या अपरिवर्तित ही रहेगा। नंबर 4 क्या लिखे थे उसमें 4 नंबर में, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान होता है। ठीक है, ऋणायन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। नंबर 5, ऋणायन का आकार मूल परमाणुओं से बड़ा होता। ठीक है, उसमें क्या लिखे थे 6 नंबर का, धनायन बनने की प्रवृत्ति धातुओं में होती है, इसमें लिखिए ऋणायन बनने की प्रवृत्ति अधातुओं में होती है।
ऋणायन बनने की प्रवृत्ति अधातुओं में होती है। ठीक है, ये था ऋणायन की विशेषता। इस आधार पर आप सोडियम परमाणु में के सोडियम परमाणु और उसके आयन में अंतर लिख करके लाइएगा, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन के आयन में अंतर लिख करके लाइएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, और रासायनिक बंधन के बाद हम लोग धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। लिखिए, लिखिए रासायनिक बंधन, ऊपर में लिखिए रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। सबसे पहला सवाल इसमें आएगा, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, या रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा, रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल जो किसी अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं वह रासायनिक बल जो किसी अणुओं में, ठीक है, किसी अणुओं में परमाणुओं को, अणुओं मत बोलिए, अणु बोलिए, अणु लिखिएगा, अणु, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। देखिए इस बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है NaCl, यह क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक अणु है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड का एक अणु। ठीक है, अगर यहाँ पर 3NaCl होता ना तो हम कहते 3 अणु, हम क्या कहते 3 अणु। ठीक है, तो यहाँ पर है लेकिन NaCl, तो उसको हम बोलेंगे एक अणु। एक अणु में जो है ना 2 परमाणु है, एक परमाणु क्या है आपका, सोडियम है, एक परमाणु सोडियम है और एक परमाणु क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बंधन है ना, जिस कारण से यह दोनों बंधा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब एक अणु में विभिन्न, जैसे मान के चलिए C6H12O
6, यही ना, यही ना। C6H12O6, ठीक है, यही ना। तो इसमें जो है मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसमें 6 ठो कार्बन, 12 ठो हाइड्रोजन और 6 ठो ऑक्सीजन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 परमाणु है। कौन कौन परमाणु है? ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन 6, 12, 18, 6, 24, 12, 6, 18, 6, टोटल में इसमें 24 परमाणु है। और ये 24 परमाणु एक दूसरे से जिस बल के द्वारा जुड़ा हुआ होगा उसी को हम रासायनिक बंधन, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 2 तरह के होते हैं। रासायनिक बंधन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक मिनट, यहीं पे लिख देते हैं। यहां लिखिए, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, इसको जो है ना आयनिक बंधन भी कहते हैं। आयनिक बंधन भी कहते हैं। और नंबर 2 में आप लिखिएगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण द्वारा, यहां हम लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, यह बंधन जो होता है, यह बंधन इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण द्वारा इस तरह का बंधन बनता है। और यह बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। साझा द्वारा लिखिए, साझा द्वारा बनता है, ठीक है, साझा द्वारा बनता है। ठीक, आगे चल करके पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंधन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक बंधन आज यहीं तक डाले देंगे, कल पूरा करेंगे इसको, ठीक है। रासायनिक बंधन से संबंधित जितनी सारी बातें हैं वो सब कल हम पूरा करके खत्म कर देंगे। तब अगले क्लास में धातु कर्म पढ़ेंगे। धातु कर्म में भी 2-3 क्लास लगेगा, ठीक है। थैंक यू।